वेलकम बैक लर्नर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंस को किस किस ज़रिए से किस किस मेथड से या किस किस तरीके से रेज़ किया जा सकता है वो बताऊंगी। ना बिज़नेस फाइनेंस क्या होता है मैंने आपको बताया, फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या होते हैं मैंने वो बताया। बट उन फाइनेंस के सोर्सेज में हमने देखा कि ओनरशिप के बेसिस पे जनरली 2 तरह के फाइनेंस होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड जिनको कहा जाता है ना। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके ज़रिए ओनर्स फंड को रेज़ किया जाता है और कुछ एग्जाम्पल बोरोड फंड के हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली 3 तरह के ओनर्स फंड के बारे में बताऊंगी। अगली वीडियो में आपको और डिफरेंट अलग जो बचे रह जाएंगे वो और आपको अगली डिफरेंट वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। नाउ इस वीडियो में मैं आज आपको बेसिकली इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में बताऊंगी। नाउ अभी तक हम लोगों को ये क्लियर है कि बिजनेस फाइनेंस के जो सोर्सेज होते हैं उसमें एक सोर्स होता है ओनरशिप के बेसिस पे और उसमें 2 तरह के सोर्सेज आते हैं, ओनर्स फंड और दूसरा आता है हमारा बोरोड फंड। ना ओनर्स फंड में डिफरेंट एग्जांपल्स है जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 3 टॉपिक्स को कवर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसी तरह से बोरोड फंड में डिबेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट और आईसीडी यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं। इन सारे टॉपिक्स को भी मैं अपने आने वाले वीडियोस में कवर करूंगी। अगर आपको देखना है इन वीडियोस को तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में जो मेरा पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारा इक्विटी शेयर। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी फंड रेज करने के लिए 2 तरह के शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है। पहला जो होता है वो होता है इक्विटी शेयर और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेफरेंस शेयर। ना सबसे पहले ये जानते हैं कि शेयर क्या होता है। क्या होता है कि कंपनी में बहुत से पैसे लगते हैं, तो एक इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल उतने पैसे को नहीं लगा सकता है। तो कंपनी क्या करती है, शेयर के नाम पे अपना जो फंड रेज करने के लिए क्या करती है, मार्केट में शेयर इशू करती है। शेयर जो होता है ना वो किसी भी कंपनी के कैपिटल का छोटा छोटा पार्ट्स होता है जो कि जनरल पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। कंपनी क्या करती है कि 2 तरह के शेयर्स जो हैं वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पहला इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर के कुछ फीचर्स मैं आपको पहले बताती हूँ। पहला फीचर है प्राइमरी रिस्क बियरर। इक्विटी शेयर जो होता है वो उसके जो होल्डर होते हैं जिन्होंने वो शेयर खरीदा वो क्या होते हैं, वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। चूँकि ये ओनर्स फंड का एग्जाम्पल्स है तो वो कंपनी के ओनर होंगे, कंपनी का कंट्रोल उनके हाथ में होगा। और क्या होता है कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना वो प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है वो उनको डिविडेंड के रूप में मिलता है और वो तब मिलता है जब वो अपने बाकी क्रेडिटर्स को पैसे दे दे, उसके बाद ओनर्स को सबसे लास्ट में मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ तो सारा का सारा लॉस बियरिंग का जो जिम्मेदारी होता है वो इक्विटी शेयर के होल्डर के कंधों पर आ जाता है, जिस वजह से उनको प्राइमरी रिस्क बियरर का नाम दिया जाता है। क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम, जो भी कंपनी की इनकम होती है, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें जो बच जाता है, माने सारे क्रेडिटर्स को देने के बाद जो बच गया पैसा पहले क्रेडिटर्स को दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, फिर जो पैसा बचा उन पैसों में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अट्रैक्ट्स क्रेडिटर्स, अब जब इसमें रिस्क बियरर ज़्यादा है या और इनको रेसिडुअल इनकम का पार्ट मिलता है तो फिर ये क्रेडिटर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। क्या होता है इसमें कि इसमें कोई एक फिक्स्ड अमाउंट डिविडेंड के रूप में नहीं मिलता है, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है,
जो भी आपका फिक्स्ड है वही आपको मिलेगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता है। अगर रेसिडुअल इनकम ज़्यादा है, अगर बचा हुआ इनकम कंपनी का ज़्यादा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, जिस वजह से ये क्रेडिटर्स को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ जो भी इसके ओनर्स होते हैं, जो भी होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के कंट्रोल में भी हिस्सा लेते हैं, वो कंपनी के ओनर्स भी कहलाते हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिटर्स को अट्रैक्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इक्विटी शेयर्स को खरीदते हैं। कंट्रोल ओवर द कंपनी, मैंने बताया कि चूंकि ये ओनर्स फंड का पार्ट है, एग्जाम्पल है, तो ये कंपनी को कंट्रोल करेंगे। सेकेंड वन इज़ हायर प्रॉफिट। रेसिडुअल इनका कोई फिक्स प्रॉफिट अमाउंट नहीं होता है कि आपको इतना ही डिविडेंड मिलेगा, जिस वजह से अगर कंपनी का इनकम ज़्यादा हुआ तो इनको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलता है। प्रीएम्प्टिव राइट्स, क्या होता है कि जैसे अगर कंपनी कभी कुछ नया शेयर इशू करती है मार्केट में, एक्स्ट्रा शेयर इशू करती है, तो सबसे पहले उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पूछे। अगर उनमें से उनके शेयर को कोई नहीं परचेज करता है, तब जाकर कंपनी उसको मार्केट में जनरल पब्लिक के बीच में इंट्रोड्यूस करती है। तो इससे क्या होता है, उनको ज़्यादा राइट्स मिलता है, यानी उनको पहले राइट्स मिलता है उस शेयर को खरीदने के लिए बिफोर वो दूसरे तक जाए। तो उनको सबसे पहला राइट दिया जाता है कि अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, अगर वो नहीं खरीदते हैं तो फिर वो जाता है मार्केट में। ना वो प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। जैसे इक्विटी शेयर में मैंने आपको बताया कि डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है, वो रेसिडुअल इनकम जो कंपनी की बची हुई इनकम होती है, बची हुई प्रॉफिट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर में जो भी डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, पहले से वो फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कोई वोटिंग राइट नहीं होती है, और अगर डिविडेंड उनको 2 या 3 साल से नहीं मिल रहा हो तो भले उनकी एक समय के बाद जाके वोटिंग राइट्स उनको मिल जाती है, बट जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। हालांकि वो भी ओनर्स कहलाते हैं, चूँकि ये ओनर्स फंड का पार्ट है, लेकिन उनको शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है, और उस केस में मिलती है जब 2-3 सालों से उनको उनका डिविडेंड नहीं मिल पा रहा हो। तो ऑल्सो कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी, इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है क्योंकि इनमें इक्विटी शेयर्स के भी फीचर्स प्रेजेंट होते हैं और डिबेंचर्स के भी फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। इक्विटी शेयर्स के फीचर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसमें कंपनी को जो भी शेयर होल्डर्स, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको कंपनी का ओनर भी माना जाता है, जिस वजह से इनके इक्विटी शेयर्स के फीचर्स भी इसमें आ गए। और डिबेंचर्स के फीचर्स इसलिए इसमें आ गए क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जैसे डिबेंचर में फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर में भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। नो सिक्योरिटी टू होल्डर, जो भी इसका होल्डर होता है, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है कि आपको आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इन केस अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी लॉस बियर करना पड़ता है, ठीक है। पर ये प्राइमरी बियरर ऑफ रिस्क नहीं होते हैं। प्राइमरी बियरर ऑफ रिस्क जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। लास्ट जो है आज का टॉपिक वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है कि रिटेन्ड अर्निंग्स और कुछ नहीं होता है, वो किसी भी कंपनी का जमा किया गया हुआ प्रॉफिट होता है। जैसे कंपनी मानो अगर हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जमा करके रख ले रही है, तो एक समय के बाद वो अमाउंट जो होता है वो इतना हो जाता है कि कंपनी उसको इन्वेस्ट कर सके अपनी कंपनी में, या तो उसका नया शेयर इशू कर दे या फिर उसको एडवर्स सिचुएशन में यूज़ करे, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। वैसा प्रॉफिट जो कि उनके होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को नहीं दिया गया है, बट वो है उन्हीं का, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। ये जनरली एडवर्सिटी की समय जब होती है ना कंपनी की, जब ऐसे अचानक से जब पैसों की फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है,
तो कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ करके उस सिचुएशन को बैलेंस करती है। लास्ट वन इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू शेयर्स, और इस तरह से इन्हीं रिटेन्ड अर्निंग्स को कंपनी मार्केट में बेच करके और नया शेयर इशू कर सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जीडीआर के बाद के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।